मगनदास निराश विचारों में डूबा हुआ शहर से बाहर निकल आया और एक सराय में ठहरा जो सिर्फ इसलिए मशहूर थी कि वहाँ शराब की दुकान थी। यहाँ आसपास से मजदूर लोग आकर अपने दुखों को भुलाया करते थे। जो भले भटके मुसाफिर यहाँ ठहरे उन्हें होशियारी और चौकसी का व्यापारिक पाठ मिल जाता था। मगनदास थका मांदा था ही एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सो रहा था और जब सुबह हुई नींद खुली तो उसे किसी पीर ओलिया के ज्ञान की सजीव दीक्षा का चमत्कार दिखाई पड़ा, जिसकी पहली मंजिल वैराग्य है। उसकी छोटी सी पोटली जिसमें 2 कपड़े और थोड़ा सा रास्ते का खाना और लुटिया डोरा बंधुर हुई थी गायब हो गई। उन कपड़ों को छोड़कर जो उसके बदन पर थे उन पर उसके पास कुछ भी न था और भूख जो कंगाली में और भी तेज हो जाती है उसे बेचैन कर रही थी। मगर वह दृढ़ स्वभाव का आदमी था। उसमें किस्मत का रोना न रोया और किसी की तरह गुजरा करने की तब्दील सोचने लगा। लिखने और गणित में उसे अच्छा अभ्यास था मगर यह उसकी इस हैसियत में उसमें फ़ायदा उठाना असंभव था। उसने संगीत का बहुत अभ्यास किया था। किसी रईस के दरबार में उसकी कद्र हो सकती थी मगर उसके पुरुषोचित अभिमान ने इस पेशे को यादगार करने की इजाज़त न दी। हाँ, वह आला दर्ज का घुड़सवार था और यह फ़न मज़े में पूरी शान के साथ उसकी रोज़ी का साधन बन सकता था। यह पक्का इरादा करने के उसने हिम्मत से एकदम आगे बढ़ाया। ऊपर से देखने पर यह बात यकीन के काबिल नहीं मालूम होती मगर वह अपना बोझ हल्का हो जाने से इस वक्त बहुत उदास नहीं था। मर्दाना हिम्मत का आदमी ऐसे मुसीबतों को उसी जगह से देखता है जिसमें एक होशियार विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्न को देखता है। अपनी हिम्मत आजमाने का एक मुश्किल से जूझने का मौका मिल जाता है, उसकी हिम्मत आजमाने से मजबूत हो जाता है। अक्सर ऐसे मौके मर्दाना हौसलों के लिए प्रेरणा का काम देते हैं। मगनदास इस जोश से कदम बढ़ाता चला जाता था कि जैसे कामयाबी की मंजिल सामने नजर आ रही है मगर शायद वहाँ के घोड़ों ने शरारत और बिगड़लेपन से तौबा कर ली थी या स्वाभाविक रूप से बहुत मज़े में धीमे धीमे चलने वाले थे। वह जिस गांव में ज़्यादा निराश होकर उकसाने वाला जवाब पाता। आखिरकार शाम के वक्त जब सूरज अपनी आखिरी मंजिल पर जा पहुंचा था, उसकी कठिन मंजिल तमाम हुई। नागरघाट के ठाकुर अटल सिंह ने उसकी चिंता को समाप्त किया। यह एक बड़ा गांव था, पक्के मकान बड़े बहुत थे मगर उसमें प्रेतात्माएं आबाद थी। कई साल पहले प्लेग ने आबादी के बड़े हिस्से को इस क्षणभंगुर संसार से उड़ाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया। इस वक्त प्लेग के खचे पूछे वे लोग गांव के नौजवान और शौकीन जमींदार साहब और हल्के के कारगुजार और रोबीले थानेदार साहब थे। उनकी मिलीजुली कोशिश से गांव में सतयुग का राज था। धन दौलत को लोग जान का अजाब समझते थे, उसे गुनाह की तरह छुपाते थे। घर घर में रुपए रहते हुए लोग कर्ज लेकर खाते और फटे हालों की तरह रहते थे। इसी में निभाह था। कागज़ की कोठरी थी, सफ़ेद कपड़े पहनकर उन पर धब्बा लगाना था। हुकूमत और ज़बरदस्ती का बाजार गर्म था। अहीरों के यहाँ आजमाने के लिए दूध न था और थाने में दूध की नदी बहती थी। मवेशी खाने के मोहरी दूध की कुहेलिया करते थे। इस अंधेरी नगरी को मगनदास ने अपना घर बनाया। ठाकुर साहब ने असाधारण उदारता से काम लेकर उसके रहने के लिए एक मकान भी दे दिया जो केवल बहुत व्यापक अर्थ में मकान कहा जा सकता था। इस झोंपड़ी में वह एक हफ्ते से दिन काट रहा था। उसी चेहरा जर्द हैं और कपड़े मैले हो रहे हैं मगर ऐसा मालूम होता है कि उस अब इन बातों की अनुभूति ही नहीं रही। जिंदा है मगर जिंदगी रुखसत हो गई है। हिम्मत और हौसले मुश्किल को आसान कर सकते हैं, आंधी को तूफान से बचा सकते हैं मगर चेहरे को खिला सकते हैं उनके सामर्थ्य से बाहर हैं। टूटी हुई नाव पर बैठकर मल्लाह गाना हिम्मत का काम है। पर रोज जब शाम के वक्त वह अंधेरे में खाट पर हुआ था, एक औरत उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगी।
मगनदास का आवाज़ परिचित जान पड़ती। बाहर आकर देखा तो वही चंपा मालिनी थी, कपड़े तार तार मुसीबत की रोती हुई तस्वीर। बोला, मालिन तुम्हारे यह क्या हालत है, मुझे पहचानती हो? मालिन ने चौंक कर देखा तो पहचान गई। रोक कर बोली, बेटा अब बताओ मेरी कहाँ ठिकाना लगे, तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया न। उस दिन से तुमसे बात करती ने मुझे पर यह विपद आ पड़ी। भाई ने तुम्हें बैठे देख लिया, बातें भी सुन ली, सुबह होते ही मुझे बुलाया और बरस पड़ी। नाक कटवा लूँगी, मुँह में कालिप लगवा दूँगी, चुड़ैल कूटनी। तू मेरी बात किसी गैर आदमी से क्यों चिल्लाई? तू दूसरे से मेरी चर्चा करे। वह क्या तेरा दामाद था जो तुझे मेरा दुखड़ा रोती थी? जो कुछ मुँह से आया बकती रही, मुझे से भी कुछ न सा गया। रानी रूठेली अपना सुहाग लेगी। बोली, भाई जी मुझसे कसूर हुआ, लीजिए अब जाती हूँ। चीखते ना कटती हैं तो मेरा निभाग यहाँ न होगा। ईश्वर ने मुँह दिया है तो आहार भी देगा, 4 घर से मांगोगी तो पेट भर जाएगा। उस छोकरी ने मुझे खड़े खड़े निकलवा दिया। बताओ मैंने तुमसे उसकी कौन सी शिकायत की थी, उसकी क्या चर्चा की थी? मैं तो उसका बखान कर रही थी, मगर बड़े आदमियों का गुस्सा भी बड़ा होता है। अब बताओ मैं किसकी होकर रहूं? 8 दिन इस तरह टुकड़े मांगती हो गए। एक भतीजी उन्हीं के यहाँ लोड़ियों में नौकर थी, उसी दिन उसे भी निकाल दिया। तुम्हारी बदौलत जो कभी न किया था वह काम करना पड़ा। तुम्हें कहाँ का दोष लगाऊं? किस्मत में जो कुछ लिखा था वह देखना पड़ा। मगनदास सन्नाटे में आ गया। आह मिजाज का यह हाल, यह घमंड, यह शान मालिन का इम्तिहान दिलाया। उसने पास आकर दौलत होती तो उसे मालामाल कर देती। सेठ मक्खनलाल की बेटी को भी मालूम हो जाता कि रोजी की कुंजी उसी के हाथ में नहीं है। बोला, तुम फिक्र न करो, मेरे घर में आराम से रहो। अकेला मेरा भी जी न लगता। सच कहो तो मुझे भी तुम्हारी तरह एक औरत की तलाश थी। अच्छा हुआ तुम आ गए। मालिन ने आंचल फैलाकर असीम आशीर्वाद दिया। बेटा तुम जुग जुग जियो, बड़ी उम्र हो। यह कोई घर मिले तो मुझे दिलवा दो। मैं यहाँ रहूँगी तो मेरी भतीजी कहाँ जाएगी? वह बेचारी शहर में किसकी आश्रय रहेगी? मक्खनलाल ने खूब खून के जोश आया और उसके स्वाभिमान को चोट लगी। उन पर यह आफत मेरी लाई हुई है, उनकी इस आवारगर्दी का जिम्मेदार मैं हूँ। बोला, कोई हर्ज न हो तो उसे भी यहीं ले आओ। मैं दिन को यहाँ बहुत कम रहता हूँ, रात को बाहर चारपाई डालकर पड़ा रहूँगा। मेरी वजह से तुम्हें लोगों को कोई तकलीफ न होगी। यहाँ दूसरा मकान मिलता मुश्किल है, यह झोपड़ी बड़ी मुश्किल से मिले हैं। यह अंधेर नगरी है, जब तुम्हारा सुविधा कहीं लग जाए तो चली जाना। मगनदास को क्या मालूम था कि हजरतें उसकी जनाह पर बैठे हुए उसने यह बात करता रहे हैं। क्या यह ठीक है कि पहले इस माशूक के दिल में पैदा होता है